जब कोई सियासतदान ग्राउंड पे उतरता है, लोगों से राब्ता करता है, जाहिर तौर से कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। आपको किन चुनौतियों का सामना अभी करना पड़ रहा है? शायद हमें सबसे बड़ी चुनौती का सामना यही करना पड़ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.25 साल सरकार के हिस्से थे। किसानों के बीच बहुत नाराजगी थी क्योंकि किसान आंदोलन में हरियाणा एक सेंटर बना उसका। उस समय लोगों की अपेक्षा थी कि आप सरकार को छोड़ेंगे और आप किसानों के साथ आकर खड़े होंगे। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना एक गलती थी? मैं मानता हूं कि ये आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी का साथ या उसके साथ खड़े रहने का नुकसान तो हमें हुआ। जीत जी, रानिया से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने अर्जुन चौटाला इलेक्शन लड़ रहे हैं, और क्या भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि उस जगह पे उनके एक पोता बैठे हैं, कल को कैसी स्थिति बन सकती है कि दूसरे पोते भी इधर आके बैठ सकते हैं, आपका परिवार इकट्ठा हो सकता है? सिद्धू मूसेवाला का एक अनावरण की मूर्ति का, तो ये जो आप युवाओं के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इनको, वो उसके पीछे का आपका क्या? नहीं, मूसेवाला का स्टैचू मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लगाया कि वो एक अच्छे गायक थे और पूरी दुनिया में उन्होंने नाम किया। मैं उसके पीछे क्रांति का जन्म देखता हूँ। सिद्धू मूसेवाले का परिवार इंसाफ की उम्मीद कर रहा है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, इसको आप कैसे देखते हो? 2019 में सत्ता की चाबी आपके पास थी, 2024 के बाद भी किंग मेकर की भूमिका में आप होते हो, किसके साथ अपने साथ अलायंस करना चाहेंगे? तो अगर हम गलती करेंगे, वो नाराजगी नहीं, वो फिर नफरत में बदल जाएगी। तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और उनका इस पोजीशन में चले जाना, एक क्षेत्रीय पार्टी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है रीजनल पॉलिटिक्स में? रीजनल पार्टी खत्म नहीं हो सकती। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਡੱਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇਜੇਪੀ ਤੋਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਸਚਿਵ ਨੇ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਡੱਬਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सब तो पहला स्वागत करते हैं सर। स्वागत है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं लगातार, कैसा रिस्पांस आपको लोगों से मिल रहा है? जबरदस्त रिस्पॉन्स है जी। जब से हम दोनों इकट्ठे चले हैं, मतलब लोगों का खुशी का, उनकी सपोर्ट का कोई अंदाजा नहीं। आज हमने इकट्ठे 6 सभाएं करी, हर जगह 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इस उमस में, गर्मी में हमें 5 मिनट काटना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने देखा है, मैं 1987 से विधानसभा का मेंबर हूँ। हुड्डा साहब 2005 में आए और खट्टर साहब 2014 में आए, मतलब सबसे पुराने। मैंने सब चुनाव देखे हैं, लोकसभा भी रहा हूँ। मैंने इतना जोश, इतना उत्साह, मतलब यहाँ सारे कुछ जो है वो एक जो देवीलाल पीवट है जिसके बाहर से सब रैली राउंड हो रहा है। यहाँ सब फैमिलीज के कंटेस्ट हैं। कांग्रेस और बीजेपी तो बहुत नीचे जा रही है। मैं डबवाली में देख रहा हूँ जो जिस तरीके का उत्साह मिला है। मैंने 6 मीटिंगें देखी हैं। दिग्विजय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोगों को एक जवान बच्चे से बड़ी उम्मीद है, और मैं इसे सुन रहा हूँ मन से, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से बहुत ट्रूली रिस्पॉन्ड कर रहा है। मुझे लग रहा है बहुत अच्छे मार्जिन से निकलेगा, और 34 की एज में अपना राजनीतिक कैरियर स्टार्ट करेगा। हमारी शुभकामनाएं है कि बच्चा आगे बढ़े, बहुत अच्छा करे और बढ़िया आउटपुट लोगों को दे। दिग्विजय जी, आप अब विधानसभा में लोगों के साथ मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, कैसा उत्साह है लोगों में, और क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं कि क्या कौन से काम है जो डबवाली विधानसभा में होने वाले थे जो नहीं हो पाए, और लोगों में आपका उत्साह देख के कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। और जैसे दादाजी कह रहे थे कि 1987 में मेरा जन्म तो नहीं हुआ था, मगर एक पॉलिटिकल स्टूडेंट होने के नाते ये हमने सुना है कि 1987 के अंदर लहर थी। आज लोगों के बीच में आकर, और ये गांव की सभा थी जिसमें अभी आप लोग थे, हम लोग थे, और तकरीबन 3-4 हज़ार आदमी थे गांव के, यानी पूरा गांव ही था। यहाँ पर वोट अगर संख्या देखें तो 3000 वोट हैं इस गांव में, 3500 वोट हैं। उस संख्या बल के हिसाब से घर घर से एक सदस्य या 2 सदस्य यहाँ पर सभा में थे। कुछ काम करने भी गए होंगे तो पीछे परिवार का एक सदस्य ज़रूर यहाँ पर था। ये दिखा रहा है, जता रहा है। जहाँ भी इससे पहले हम पंजाबी बेल्ट में थे वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उससे पहले हम जो रणजीत सिंह जी के चुनाव में बणी में एक सभा करके आया हूँ। मैंने ऐतिहासिक भीड़
इतनी भीड़ मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता। नहीं तो हमारी बागड़ी बेल्ट के लोग थोड़ा कम निकलते हैं। आधी संख्या में महिला थी, कम से कम 2000 की संख्या में महिला, 2-3 हज़ार की संख्या में पुरुष थे। ये एक तरफा होता जा रहा है। सिरसा से एक नई दिशा, यहाँ पर राजनीति का थोड़ा सा बीच में ट्रेंड बदल गया। इंडियन नेशनल लोकदल की कमान किसी और अभय सिंह जी के पास चली गई। उनका रवैया, उनकी सोच, अब लोगों ने जब चोए साहब के नेतृत्व में हम सब लोगों को एक साथ जुटते देखा तो लोगों ने एक मन बना लिया, परिवार की एकजुटता, और लोगों ने अपना मन कहीं ना कहीं अपना विश्वास हमें दे दिया है और हमें उस विश्वास को 5 तारीख को इनकी मोहर लगाकर चंडीगढ़ लेके जाना है। जिस तरह रणजीत जी भी अभी जिक्र कर रहे थे कि आप अपनी चुनावी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं सियासत रास आ रही है। नहीं, सियासत तो मैंने लंबे समय से की। मैं छात्र राजनीति में रहा, मैं 10 साल तक अपनी छात्र विंग का प्रधान रहा। मैंने ग्रास रूट लेवल से उठ करके देखा है राजनीति के अंदर, और मैं पार्टी का महासचिव भी रहा। अब मुझे डवाली की जिम्मेवारी मिली है, और जब किसी क्षेत्र में आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो उसके प्रति अपना जीवन समर्पण कमिटमेंट होता है। निश्चित तौर पर अब मैं ये सोच के आया हूँ कि मुझे यहीं रहना है, मुझे डवाली के लोगों की सेवा करनी है, और जब तक भगवान ने सांस दिए हैं डवाली के लोगों के लिए काम करूँगा। बहुत सारे मुद्दे, आप मुद्दों की चर्चा कर रहे थे। सबसे बड़ा मुद्दा आज नशे का है। ये जो सिल्क रूट बन गया हमारा पंजाबी बेल्ट पूरा, इसको कैसे बचाना, उसके लिए मुझे काम करना है। मुझे काम करना है एजुकेशन के लिए। आज भी जो दारेवाड़ा अहमदपुर गाँव है, कोने में पड़ता है, उस सारी बेल्ट के लिए गोरीवाड़ा तक, वहाँ पर कोई कॉलेजेस नहीं है, वहाँ पर एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम करना है। हमारे यहाँ पर सूखाग्रस्त इलाका है, खेत में पानी नहीं है, हमें उसके लिए बहुत सारा काम करना है। हमें ढाणी के लिए, बिजली के लिए काम करना है, हमें हाइजीन के लिए काम करना है, हमें गरीब आदमियों के प्लॉट्स के लिए काम करना है, हमें बहुत कुछ काम करना है। तो अभी मैं ये मान रहा हूँ कि जो विजन लेके जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि काम अगर करोगे और काम की अगर सोचोगे तो हम आपको वोट देंगे। कहीं ना कहीं उसका सबसे ज़्यादा फायदा मुझे मिल रहा है। मेरे से जो दोनों कंपेटिटर्स हैं, एक तरफ आदित्य जी हैं और एक तरफ अमित, दोनों मेरे चाचा हैं। उन लोगों को 10-10 साल लोगों ने दिए, मगर वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि उसका भी फायदा मुझे मिलेगा और लोगों का विश्वास है। रंजीत जी, जैसे 2019 में आपका पहले कांग्रेस से एक टिकट कटा और आप निर्दलीय चुनाव लड़े, और वहाँ पे आपके सामने सभी बड़ी पार्टियों की जमानत जब्त हो गई, 20,000 के करीब वोट से आप जीते। उसके बाद अब बीजेपी में आप को समर्थन दिया, वहाँ पे आप पावर मिनिस्टर भी बने। तो ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि वहाँ से भी टिकट कट गया और फिर आप निर्दलीय आए हैं, और ये जो सारा इसके पीछे की राजनीति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसका कटे किसको मिले ये तो परमात्मा तय करता है, किस्मत की बात होती है। पर एक बात मैंने जरूर देखी कि इंडिपेंडेंट आदमी को सेकंड टाइम फिर मैंडेट मिलना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और आज भी मेरा चुनाव सबसे आगे चल रहा हूँ। मैं आया पहला, जब मेरा जिस दिन टिकट कटा, अगले दिन मॉर्निंग मेरा काफिला था, 4000 से ज़्यादा गाड़ियाँ और साधन थे, और लोगों की सपोर्ट, क्योंकि मैं 24 घंटे अवेलेबिलिटी है। कभी मोबाइल करो, मैं रात के 12 बजे भी है तो मैं कॉल अटेंड करता हूँ, ये मेरी कॉल रह जाती है। मेरे हल्के में आज के दिन देखिए, भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे, आदमपुर हल्के में कहीं घग्गर का अपना उसका बाखड़ा का पानी नहीं लेके जा सके। मैं मेरे हल्के में खाली एमएलए और मिनिस्टर बन के ऑन रिकॉर्ड है, 20 गाँव में घग्गर का पानी जा रहा है। किसान को पानी मिलना बहुत बड़ी बात है। लोग बोलते हैं जब वो पानी लगाते हैं ना तो उन्हें उस पानी के पीछे रणजीत सिंह खड़ा नजर आता है। इस करके मुझे मेरी लोगों में गुडविल, मेरी अकाउंटेबिलिटी, मेरी क्रेडिबिलिटी और मेरी कॉम्पिटेंसी जो है वो मुझे लोगों से रिटर्न करवाती है। दिग्विजय जी, मेरा सवाल आपसे है, जब कोई सियासतदान ग्राउंड पे उतरता है, लोगों से रब्ता करता है, जाहिर तौर से कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। आपको किन चुनौतियों का सामना अभी करना पड़ रहा है? शायद हमें सबसे बड़ी चुनौती का सामना यही करना पड़ रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.25 साल सरकार के हिस्से थे। बीजेपी से लोग खासा नाराज हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी की लोकल लीडरशिप को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी आज के दिन अंडर 25 से ऊपर, मुझे लगता है 20 से भी अंडर स्कोर करेगी, जहाँ तक मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है। तो वो गुस्सा के बहरहाल लोकसभा के चुनाव में लोगों ने निकाल दिया, और नाराज़गी अपनों से ही होती है, किसी पराये से कोई नाराज़ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि वो स्थिति जा चुकी है। अब चैलेंज जो है वो ये है कि हमें और मेहनत करनी है। मेरे से किसी ने, आपने जैसे पूछा कि आपके 3 चैलेंजेस क्या हैं, मैं तो यही कहूँगा कि मेहनत, मेहनत और मेहनत, और मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। दादाजी को जब मैं देखता हूँ 80 साल की, 79-80 की एज में, ये हमारे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और निश्चित तौर पर हम और मेहनत करेंगे। मैं भी रात को अपने घर पर नहीं रुकता हूँ, गांव में रुकता हूँ, लोगों के बीच में जा कर के रुकता हूँ, अलग अलग वर्ग के बीच में जा कर के रुक रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन से सुबह मिल रहा हूँ, गौशाला जा रहा हूँ। तो मुझे वो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जिसके लिए मुझे अगले 5 साल काम करना है, अगर मुझे अवसर मिलता है। तो हार और जीत, देखो, ये जनता के हाथ में, इस पर अहंकार नहीं होना चाहिए किसी को।
मगर अगर मुझे अवसर मिलेगा, जो मुझे विश्वास है कि मिलेगा, तो मैं यहाँ के क्षेत्र के उन पहलुओं पर ज़रूर काम कर पाऊँगा जो मुझे इस दौरान समझ में आए। दिग्विजय जी, जो एक सवाल था कि किसानों के बीच बहुत नाराज़गी थी क्योंकि किसान आंदोलन में हरियाणा एक सेंटर बना उसका, उस समय लोगों की अपेक्षा थी कि आप सरकार को छोड़ेंगे और आप किसानों के साथ आकर खड़े होंगे। सच्चाई ये है कि उस समय हम जिन मुद्दों पर, चाहे जो रंजीत सिंह जी तो इंडिपेंडेंट थे, हम एक पार्टी का समूह थे, या जो भी हम लोग थे, हम लोगों को जाकर के 5 साल के बाद जनता को जवाब देना था कि हमने 5 साल पहले आपको वोट क्यों दिए, क्या उन मुद्दों पर आपने काम किया। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए जो था एज अ पार्टी, जेजेपी के लिए था, वो जो आपके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के था। तो हमने 75% एम्प्लॉयमेंट का बिल लेकर के आए। महिला को पहली बार हरियाणा में, यानी देश में मोदी जी बात कर रहे हैं 2029 में देने की, हमने महिला को हरियाणा के अंदर पंचायती राज में हिस्सा दिया। यानी आज आधी सरपंच, जिला परिषद मेंबर सब महिला बनी है। ये बहुत बड़ा ये क्रांति है जिसकी चर्चा आने वाले समय में होगी। ऐसे ही बैकवर्ड समाज के लिए हमने लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार हमने किसान की फसल पर पूरी एमएसपी देने का काम किया, किसान को पूरा मान सम्मान देने का काम किया। तो जो मुद्दे थे उन पर हमने काम किया। पीछे कांग्रेस के राज में तो मारुति चली गई थी, उसको वापस आज कौन लेके आया है। तो ये पहलुओं पर हमें काम करना था, अन्यथा अगर हम इन पे काम नहीं करते तो जनता अब उन मुद्दों पर बात नहीं करती जो किसानी के आंदोलन के दौरान हुए, बल्कि इन पर हमारे से जवाब मांगती। मैं मानता हूं कि ये आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी का साथ या उसके साथ खड़े रहने का नुकसान तो हमें हुआ, मगर अब वो फेज जा चुका है, हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब उसका नुकसान उन लोगों को हो रहा है जो बीजेपी की असली मायने में बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं, बीजेपी से पीछे बैक एंड पर हाथ मिलाए हुए। जी, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद आपको एक सेटबैक भी अब देखने को मिल रहा है, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना एक गलती थी? देखिए, जो बीत जाता है अब उसको कितना भी खरीद लीजिए, उन बातों पे चर्चा अब नहीं होनी चाहिए। आदमी गलती करता है, वो अपने परिवार में होता है, उससे माफ़ी मिल जाती है, वो आगे बढ़ जाता है। गलती दोहराने वाला जो है वो नासमझ होता है। बस यही मेरा जवाब है। इससे बहुत से लोग समझ भी जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या रंजीत जी, अरानिया से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने अर्जुन चौटाला इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक पोता तो आपके साथ बैठा है आज चारपाई पे, मंजे पे, तो क्या एक तो जो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और क्या भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि उस अगर जगह पे उनके एक पोता बैठे हैं, कल को कैसी स्थिति बन सकती है कि दूसरे पोते भी इधर आके बैठ सकते हैं, आपका परिवार इकट्ठा हो सकता है? देखिए, एक दुनिया में एस्टेब्लिश फैक्ट है कि समय और परिस्थितियाँ आपकी भूमिका तय करती है, चाहे आप हैं हम, वो उसी हिसाब से होता है। हमारा जब दोनों का एक काम, जो जब मैं और ओम प्रकाश जी अलग हुए, अजय और अभय अलग हुए, ना तो बादल साहब उसको ठीक कर सके, ना हमारे रिश्तेदार ठीक कर सके, हम बढ़ते गए, दूर होते चले गए। और जब इकट्ठे हुए तो खाली एक हमारे पोते पोतों का दोनों में आपस में फोन हो गया, 15 मिनट बाद चाय इकट्ठी पी गए और नाश्ता लेके चल पड़े। ये भी ईश्वर करता है। देखिए, जब परिवार इकट्ठा हुआ तो लोगों को बहुत, मुझे पंजाब से बड़े फोन है कि बड़ा अच्छा बादल साहब से परिवार को इकट्ठा कर दो, तो लोगों को खुशी है। इसी करके मैं देख रहा हूँ ये जो जितने लोग आ रहे हैं, ये खुशी में आ रहे हैं कि चौदेवलाल के अंदर, चौदेवलाल एक बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन थे। मेरी बात में 1 मिनट लगेगा। वो ऐसी पर्सनैलिटी थी कि वो चौटाला बैठे देश का प्राइम मिनिस्टर तय करते कि कौन बनेगा। नेहरू फैमिली के बाद पहले आदमी थे जिसने कहा था वीपी सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। लोगों ने जो देवलाल को चुना, कहता नहीं मैं ताज इसके सिर पे रखूंगा, उसे हटा के चंद्रशेखर को बना दिया। मुलायम सिंह लालू के जन्मदाता बोलते। एक चौटाला गांव में ऐसा समय था कि देश के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, एक बार जो चरण सिंह होम मिनिस्टर, जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने, भैरव सिंह शेखावत, प्रकाश सिंह बादल, देवलाल, मुलायम सिंह, लालू, 7 चीफ मिनिस्टर चौटाला गाँव थे। चौटाला गाँव की इतनी बड़ी हैसियत थी। वो सारा ही मामला, जैसे ये बता रहे हैं कि एक महम कांड पे अभय सिंह ने सारे मामले को डिमोलिश कर दिया, कि देवलाल भी बीच में, ओम प्रकाश जी भी इस्तीफा हो गया, और उसके बाद एक इतनी बड़ी खेचल जो देवलाल की जो विरासत थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। अब हमें लोग भी कह रहे हैं कि उसे ठीक और हम करने में लगे हैं। परमात्मा चाहेगा तो अगले 2-4 साल में हम उसी स्थान को दोबारा से रिस्टोर कर देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि किसी भी नेता की चौथी पीढ़ी में राजनीति नहीं आ रही। हमारी चौथी पीढ़ी में भी स्टार्टिंग पे भी हमारा पोता डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के हो जाए। देखिए, गलतियां तो नेहरू ने भी करी, गलतियां तो संविधान भी संशोधन होते हैं, उसमें भी अमेंडमेंट्स आती हैं।
गलतियां तो हर आदमी करता है, फिर हम लाइनें लिखते क्यों है, काटते क्यों है, रबड़ क्यों पेंसिल के साथ रखते हैं, ये तो चलता रहता है। हर आदमी उससे अनुभव लेता है, उससे सीखता है। मैं ये समझता हूँ कि सिरसा के लोग बहुत तेजी से साथ दे रहे हैं। यहाँ से दिग्विजय का जो सुबह से मैं लोगों का मूड देख रहा हूँ, 100% विनिंग कैंडिडेट है, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। और एक एस्टेब्लिश फैक्ट है कि जितना आदमी ने 1800 साल में बाबा आदम के ज़माने में जितना सीखा, लर्न करा, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पिछले 150 साल में, और जितना पिछले 150 साल में करा वो स्लैब पे जाए तो 18 साल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितना 18 साल में उस 5 साल में। आपके बच्चे मोबाइल खोल के सब दुनिया सामने, यू ओपन द बुक, वर्ड इज बिफोर यू। देखिए अब इन बच्चों का ज़माना, हमारा ज़माना तो और था, अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, मुझे इस पे बहुत भरोसा है कि ये बच्चा बहुत पोटेंशियल है, बहुत बढ़िया आगे बढ़ेगा। और यहाँ से तो देखो, ये तो चो देवलाल की अपनी भूमि है, यहाँ से चो देवलाल बने, ओम प्रकाश जी बने, मैं यहाँ से बना, अजय सिंह यहाँ से बना, नैना चौटाला यहाँ से बनी, और अब ये यहाँ से बन रहा है, तो अपना घर है, लोग मजबूत करें। एक मेरा कॉमन क्वेश्चन है आप दोनों से ही कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं हरियाणा और पंजाब में, वो अपने हाशिए पे चलेगी। पंजाब में भी श्रोमणी अकाली दल अपने इतिहास के सबसे जो कहें कि बिल्कुल हाशिए पे चला गया, हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और उनका इस पोजीशन में चले जाना वो कितना बड़ा, कि राष्ट्रीय पार्टी को इतना बड़ा उभार होना, एक क्षेत्रीय पार्टी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है रीजनल पॉलिटिक्स में? ये बहुत बड़ा देश है, डिफरेंट लैंग्वेजेज एंड डिफरेंट कल्चर है। तमिलनाडु के साथ लगता हुआ उड़ीसा है, आंध्रा साथ है, उनकी भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग है। पंजाब हरियाणा में एक है, एक ही स्टेट से छोटे बड़े भाई बने हैं, उनका पहनावा अलग है, हमारा अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज, उनका रिलीजन अलग है, हमारा अलग है। इतने बड़े देश में आप कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक पार्टी चल रही है, रीजनल पार्टीज पैदा होती रहेंगी। आज भी तमिलनाडु चल रहा है, वेस्ट बंगाल की अपनी पार्टी है, ममता बनर्जी आज भी अकेले स्वीप कर रही है। बादल साहब करते थे 25 साल, एक ही आदमी मुख्यमंत्री रहा, सबसे बड़ा लंबा इतिहास है। जो देवलाल का भी ये रहा, सबसे बड़ा मैंडेट लिया उन्होंने। और जो देवलाल बादल साहब जब दिल्ली में इकट्ठे होते थे तो एक मैसेज आता था, अगले दिन NTR, हेगड़े और करुणानिधि भी कह देते कि हम कांग्रेस के खिलाफ है, जो देवलाल हम आपके साथ आना चाह रहे हैं। ये वक्त भी था। ये तो समय समय पे रीजनल पार्टी खत्म नहीं हो सकती। देखिए जब अलग अलग लैंग्वेजेज है, अलग अलग डिफरेंट लोगों की सोच अलग है, उनको आप घुमा के इकट्ठा नहीं कर सकते। जी, दिग्विजय जी ने भी एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि बीजेपी ने जो रीजनल पार्टीज़ हैं हरियाणा में, जो JJP और इनेलो हैं उनको, और पंजाब में जो श्रोमणी अकाली दल है उनको कमज़ोर किया। आप इनकी इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? देखिए मैं एक बात से कहूँगा कि जब भी ऑल्टरनेट खत्म होता है ना, ऑल्टरनेट खत्म नहीं करना चाहिए। जब ऑल्टरनेट खत्म होता है तो फिर श्रीलंका की तरह, बांग्लादेश की तरह लोग महलों में चले आते हैं। इस करके बढ़िया जिंदा पॉलिटिक्स के लिए हमेशा बराबर ऑल्टरनेट जिंदा रहने देना चाहिए, खत्म करने की नेगेटिव भूमिका नहीं करनी चाहिए। जी, दिग्विजय जी, जिस तरह आप अभी जिक्र कर रहे थे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है, राजनीति में आप आगे की संभावनाएं आपको क्या कुछ लगती हैं? मेरे लिए या क्षेत्र के लिए? आपके लिए। नहीं, मेरे लिए तो मैं वो तो जनता के ऊपर छोड़ देता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मेरी बातों पर यकीन, विश्वास और भरोसा करेगी। और मैंने यहाँ पर काम किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया। जितना भी मुझे समय मिला मैंने यहाँ पर काम किया, लोगों का विश्वास जीता है। मैं विश्वास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ, और मैं लोगों को कह रहा हूँ बार बार कि 5 साल बाद मैं विश्वास पर नहीं, काम पर वोट मांगूंगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे लोग जिताएंगे। दिग्विजय जी, जब हम इस क्षेत्र में हरियाणा में चुनाव के दौरान दौरे पर हैं, तो हमें एक समस्या जो कॉमनली हमें देखने को मिली हरियाणा में, और इस क्षेत्र में तो खासकर लोगों का भी ये कहना था कि नशा और बेरोज़गारी, और उसकी वजह से एक माइग्रेशन का जो हम दौर पंजाब में देखते थे, वो हरियाणा में भी बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेशन होने लगी है। तो उसके लिए आप क्या युवाओं को कहना चाहेंगे, या इस समस्या को आप टैकल कैसे कर पाएंगे उनको? देखिए, मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा, मैं पूरे हरियाणा की तो बात नहीं करूँगा, मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा। यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। हमारे जो जामनगर अमृतसर हाईवे मेरे पूरे क्षेत्र को कट क्रॉस कर करके जा रहा है। ये देश की जीवन रेखा है। इसके पश्चात पिछली गवर्नमेंट में नितिन गडकरी जी ने और दुष्यंत जी ने प्रयास किया, तो चौटाला से लेकर पानीपत का प्रपोज्ड हो गया हाईवे। सो ये पूरा जो ट्रायंगल बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में आ रहा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी हमारे लगते है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट है।
अब वो प्लास्टिक पार्क बनाना चाहते हैं। मेरी उनके एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी लंबे दौर की बातचीत हुई, तो मुझे अवसर मिलता है तो मैं प्रयास यही करूँगा कि एक लॉजिस्टिक हब बने और उसके साथ साथ प्लास्टिक पार्क बने और एथेनॉल हब बने हमारा क्षेत्र, जिसके अंदर कम से कम 20-30 हज़ार लोगों की एम्प्लॉयमेंट के नए रोज़गार के अवसर आएँ। आज यहाँ ज़मीनें सस्ती हैं, अगर कोई लाकर वेयर हाउसेस खोलना चाहे तो हिसार तक में ज़मीनें बहुत महंगी हैं। तो ये हाईवेज निकल जाने के बाद हमारे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का अंबार लग जाता है। सिर्फ उस दिशा में सोचने और प्रयास करने की बात है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ काम किया जा सकता है इस क्षेत्र में। हमने पिछले समय में देखा कि आपने मैराथन भी उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, सिद्धू मूसेवाला का एक अनावरण की मूर्ति का। तो ये जो आप युवाओं के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इनको, वो उसके पीछे का आपका क्या उसकी नहीं, मूसेवाला का स्टैचू मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लगाया कि वो एक अच्छे गायक थे और पूरी दुनिया में उन्होंने नाम किया। मैं उसके पीछे क्रांति का जन्म देखता हूँ। मैं जब भी मूसेवाला के बारे में पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, देखता हूँ, देखा उनका चले जाना हमारे बीच में से ये दुखदाई है, और वो दुख उस दिन हर माँ को हुआ, हर बेटे को हुआ, और उसका कोई इरिप्लेसेबल लॉस है। मूसेवाला वापस नहीं आ सकता, ये सच्चाई है। मगर मूसेवाला जाता जाता एक चीज़ दे गया कि एक गरीब घर का लड़का एक छोटे से गांव से निकलकर एक फौजी का बेटा पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, कम उम्र में अपने सपने पूरे कर सकता है। आज ये लोग सिर्फ उसके गानों से नहीं कि उसके गानों को लाइक करते हैं इसलिए उसके दीवाने हैं, बल्कि उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में। अब भगत सिंह ने कभी गोलियां थोड़ी चलाई थी, भगत सिंह ने तो कभी किसी को मारा भी नहीं होगा, मगर भगत सिंह ने अपनी, वो कवि थे, वो एक अच्छे कवि थे, लिखते अच्छा थे, उसने एक सोच में क्रांति को जन्म दिया और पूरी दुनिया पर आज भगत सिंह का नाम है। तो मैं मूसेवाला को इसलिए याद करता हूँ और उसका स्टैचू इसलिए लगा रहा हूँ, या लगा है, और मैंने नहीं लगाया, पूरे क्षेत्र के लोगों ने लगाया, मिल करके लगाया है। बहुत से लोग डर रहे थे कि मूसेवाला, इसके पीछे गैंगस्टर्स का ये वो, तो मैं ये कहता हूँ कि हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस क्रांति को याद कर रहे हैं जो उसने, उस जो ज्योति जला करके गया है, उसमें सिर्फ उस लोग को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो अंधेरा कम हो, जो नौजवान पीढ़ी है वो नशे के बजाय ये सोचे कि अगर एक मुझसे गांव से कर सकता है लड़का, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं उस पॉसिबिलिटी को भी और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा हूँ। जी, सिद्धू मूसेवाले का जिस तरह आपने जिक्र किया, लंबे समय से परिवार इंसाफ की उम्मीद कर रहा है, अभी तक इंसाफ नहीं मिला, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई, अब ये तो अदालतों के अधीन है, पुलिस ने काम करना है। मैं उनके परिवार से समय समय पर मिला और मैंने कहा, उनके पिताजी को भी कहा कि बापूजी, आपको जो भी कोई मदद मेरे से चाहिए, मैं उस मदद के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुझे यही भरोसा दिलाया कि अभी सब सही दिशा में है और आगे अगर इस तरह की आवश्यकता होगी तो आपको ज़रूर याद करेंगे। और अभी इलेक्शन का टाइम है, मैं उनको बॉदर नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि सबकी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अलाइनमेंट होती है। जिस दिन इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, मैं चाहता हूँ उनका पूरा परिवार आकर के स्टैच्यू पर ट्रिब्यूट दे, अपने बेटे को जो है नमन करे, याद करे। जी, अभी हम यूथ के साथ इंडल्जेंस की बात कर रहे थे, आप लगातार यूथ के साथ इन्वॉल्व भी होते हैं, मैराथन आपने करवाई हैं और लाइब्रेरीज भी बहुत सारी आपने खोली हैं, और भी हमें पता लगा है कि सोशल वर्क में आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने लाइब्रेरीज इसलिए खुलवाई कि सरकार का एक मिशन था कि लाइब्रेरीज हों, तो मैंने देखा कि लाइब्रेरीज खोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, सिर्फ एक सोच की ज़रूरत है। मैंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, अलग अलग जगह पे ग्रुप्स बनाए, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से ही आज मेरी 70 गांव के अंदर से 40 गांव में लाइब्रेरीज़ हैं। मेरा टारगेट है कि मैं 30 लाइब्रेरीज़ और बना करके हिंदुस्तान का पहला हल्का इसे बनाऊं, जिसके अंदर हर गाँव में लाइब्रेरीज़ हों, बच्चों को पढ़ने के लिए स्थान की और उन्हें बैठने के लिए जगह की कोई कमी ना हो, उनके कम्फर्ट का ध्यान रखा जाए और अच्छी लाइब्रेरीज, अच्छी उन्हें सुविधा जो है ना मुहैया हो। स्पोर्ट्स के लिए मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं निरंतर काम करता हूँ। जो भी कोई चीज़, क्योंकि भगवान ने हमें चोई देवीलाल के घर में जन्म दिया, ये सबसे बड़ा पद है हमारे लिए, और रिसोर्सफुल हमें बनाया, इससे ज़्यादा हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं हो सकती, आशीर्वाद नहीं हो सकता। तो मैं प्रयास करता हूँ मेरे दोस्तों के साथ मिल करके CSR फंड ला करके, अब मैं श्री गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी से CSR फंड ला करके कितना काम उस क्षेत्र में करवा पाया हूँ मैं। 2 गाँव मैंने और जुड़वाए हैं, तो बहुत कुछ काम हो रहा है। मगर मैं मानता हूँ कि MLA सिर्फ बनने की बात नहीं है, उसका तगमा जो है वो एक साथ में ताकत लेकर के आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आता है, एक संवैधानिक पद की जिम्मेवारी लेकर के आता है। अगर वो जिस दिन मिलेगा तो मैं मानता हूं कि मैं और बेहतरी से इस दिशा को और ज़्यादा अच्छा आगे बढ़ा पाऊंगा। दिग्विजय जी, अब चुनाव में आप प्रचार कर रहे हैं, तो कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी और मैं इस सवाल का कभी भी जवाब नहीं देता, और मैं पहले भी नहीं दे रहा था। जब 2019 में मेरे से मीडिया के लोग पूछते थे, हाइपोथेटिकल चीज़ों का जवाब नहीं देना चाहिए, इसमें आपका अहंकार नजर आता है। अगर आप लोगों के वोट से पहले अगर आप अपना फैसला सुना देंगे तो फिर लोगों को वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं है।
मगर मैं ये मानता हूँ कि हम बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ताकतवर होकर के उभरेंगे। जब पिछला इलेक्शन था तो आप अचंबा मानेंगे कि उचाना की सीट पर जब हम घूम रहे थे तो लोग कह रहे थे हो सकता है 5000 से हार जाएं, 5000 से जीत जाएं, मगर लोगों की ताकत कि लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम 50,000 से जीत गए, हारने वाला 50,000 से हार गया, उसने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए लोगों की वोट की ताकत को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि मेरा काम मेहनत करना है, मेरा काम परिश्रम करना है। मुझे दादाजी का साथ मिल गया, लोगों का साथ मिल गया। मेरे साथ एक कमी है यहाँ पर कि मेरे साथ रसूखदार, ओहदेदार और बड़े घराने नहीं हैं, मगर मेरे साथ गरीब जनता बहुत है। आज सारा गरीब जनता है हमारे साथ। करनैल सिंह ओडा जी बैठे हैं, ये पूरे क्षेत्र में गरीब लोगों का नेतृत्व करते हैं, कमेरे वर्ग का नेतृत्व करते हैं। जिस भी गांव में मैं जा रहा हूं वो लोग ये कहते हैं कि वो जो सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड भाई साहब हैं, उनसे हमें बचा दो, हम आपके साथ हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल बनता जा रहा है और हम गरीब लोगों की सोच का राज यहाँ पर कायम करेंगे। एक सवाल जो जाते जाते कि 2019 में सत्ता की चाबी आपके पास थी, अगर इस 2024 के बाद भी अगर वो किंग मेकर की भूमिका में आप होते हो तो फिर आप किसके साथ अपने साथ अलायंस करना चाहेंगे? नहीं, ये अगर मगर नहीं, हम सोचते हैं हम होंगे, निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे और जो भी होगा अच्छा होगा। परमात्मा ने जो भी सोच रखा है जनता के रूप में, जो परमात्मा का नगाड़ा है जनता, वो नगाड़ा जब बजेगा 5 तारीख को और 8 तारीख को मतपेटियां खुलेगी तो सही फैसला ही होगा और जो भी हम सब लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए अच्छा है वही होगा और निश्चित तौर पर उसके बाद भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। मैंने कहा आपके इंटरव्यू की शुरुआत में कि अगर बीजेपी के साथ जाना भूल था और लोगों ने हमें उस पर गुस्सा हुआ, लोग गुस्सा हुए और लोगों ने हमें माफ़ कर दिया, तो अगर हम गलती करेंगे तो फिर जो है ना वो नाराज़गी नहीं, वो फिर नफरत में बदल जाएगी। तो ऐसा तो कोई ना समझ ही करेगा कि दोबारा गलती करेगा एक बारी गलती करने के बाद। रंजीत जी, आप रानिया से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने वोटर्स को आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि उनका फैसला पहली बार बहुत अच्छा ठीक डिसीजन था, उस करके मैंने उनकी सेवा करी और दोबारा फिर मुझे वो मौका देंगे तो मैं उनका जितना, मेरे ख्याल में उतना डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हुआ 90 हल्कों में। तो मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस था, सबसे पुराने हाउस का मेंबर हूँ मैं, 5वीं कैबिनेट में अब दोबारा हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस का लोगों को लाभ मिला। तो किसी नए अनाड़ी आदमी को नहीं देना चाहिए, वो चाहेंगे कि एक एक्सपीरियंस आदमी से हमें काम लेना चाहिए और उन्हें बहुत पोटेंशियल दिख रहा है मेरे में, इस करके मेरा साथ देंगे। उन्हें अपील करता हूँ कि दोबारा से मजबूत करके मुझे गन्ना किसान पे वोट लगा के कामयाब करें। मैं उनकी जो शुभकामनाएं हैं, उनकी गुड विशेष मेहरबानियों को उन्हें जिंदा रखूँगा, उनके लिए काम करूँगा। जी, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों ने बहुत धन्यवाद। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਚੁਟਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੁਟਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਚੁਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।